नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभेक्षु मिश्रा है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जिला कचहरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी मेरा आना जाना है। और यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में कुछ लॉ पॉइंट के हिसाब से बात करूँगा, जो कि समस्याएं मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति के साथ। जो देख रहा हूँ कि लोग जाते हैं अधिकारियों के पास अपने प्रार्थना पत्र, अपनी एप्लीकेशन देने के लिए। थानों से बहुत परेशान हैं, एसएसपी ऑफिस से बहुत परेशान हैं, सीओ साहब से बहुत ज़्यादा परेशान है, या कोर्ट कचहरी अदालत की चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। हम उनके लिए ये वीडियो बना के आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। मेरा चैनल है, आप सब उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। जो अच्छा लगे उसको भी बताइए, जो आपको बुरा लगे, जो मेरे अंदर चेंज करना चाहिए वो भी बताइए। क्योंकि बिना आपके सहयोग से मुझे नहीं लगता कि मैं अपने अंदर किसी प्रकार से कोई इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा। क्योंकि जो आप हमको बताएंगे उसी चीज़ पे मैं तैयारी करूँगा, उसको और अच्छे से बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और ये मेरी दूसरी वीडियो है, और आप लोगों का प्यार मिला तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, और आप लोगों के बीच में आपका आशीर्वाद लेता रहूँगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके बीच में साझा करना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप लोग भी हमको प्रेषित करिए कि क्या बेहतर रहेगा, किस पॉइंट पे मेरा वीडियो बनाना बहुत बेहतर रहेगा, क्या है जो हमारे समाज में, सोशल में सबको मेरे द्वारा उनको अच्छा से अच्छा कुछ सीखने को मिल जाए, किस पॉइंट पे हमको बताने लायक है। मैं बहुत बहुत निवेदन करूँगा आप सभी लोगों से कि मेरी मदद करिए और मुझे खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी। सीआरपीसी चैप्टर 12 हमें आपको क्या क्या चीज़ का अधिकार देता है, पुलिस प्रशासन को आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी का क्या अधिकार देता है, ये हमारा आपका सीआरपीसी चैप्टर 12 हमें आपको बताता है। और हमारे सभी नए अधिवक्ता साथी जितने हैं वो चैप्टर 12 पे ज़रूर अपनी अच्छी कमांड बना लें, अपने बारे में उसके सारे सेक्शन से याद कर लें। क्योंकि आपको हमेशा से इसका कहीं न कहीं, क्योंकि शुरुआती वकालत में इसका बहुत उपयोग होता है। हर जगह आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी और आपको नई लगेंगी। बहुत क्रिमिनल की वकालत में ये बहुत इंटरेस्ट वाला वो रहता है। पुलिस किसी को ला रही है, किस सेक्शन में वो पुलिस रिमांड कराती है, पुलिस पुलिस की जितनी कार्यप्रणाली है उसमें आपको सीआरपीसी चैप्टर 12 में दिख जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे अपने एप्लीकेशन को इंस्पेक्टर साहब के पास जाएंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले जाएंगे इंस्पेक्टर साहब के पास। आप अपनी एक किसी भी घटना का, अब तो हर आदमी के पास अपना अपना एक फ़ोन है, अपने स्मार्टफोन से घटना की वीडियो अगर बन सके तो ज़रूर बना लें। उसके बाद आप अपने इंस्पेक्टर साहब के पास जाइए, अपनी लिखित एक एप्लीकेशन तैयार करिए। एप्लीकेशन में आप सभी अभियुक्तों का नाम, एक एक अभियुक्तों का नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस ज़रूर लिखें अगर आप उनको पहचान रहे हैं तो। फिर उसके बाद आप इंस्पेक्टर साहब के पास जाइए, इंस्पेक्टर साहब को अपनी पूरी घटना बताइए। और फिर अगर इंस्पेक्टर साहब आपकी एफआईआर दर्ज कर लेते हैं तो आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा लीजिए। अगर कोई कारण बताते हैं या उनको लगता है या किसी प्रकार से वो दबाव में हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास रास्ता बनता है एक सीओ साहब के पास जाने का। फिर आप सीओ साहब के पास जाइए और सीओ साहब को अपनी पूरी घटना बताइए। और सीओ साहब से ये चीज़ कहिए, साहब मैंने आपके इंस्पेक्टर साहब मैं थाने पे गया था, ये मेरी एप्लीकेशन है, मैंने साहब को पूरी घटना बताई और ये मैंने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए हैं जो मैंने इंस्पेक्टर साहब को दिखाया भी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की, उन्होंने किसी प्रकार से कोई कानूनी मदद हमारी नहीं की। तो इसमें सीओ साहब तुरंत संज्ञान लेंगे। अगर उन्हें मुकदमा आप दिखाएंगे, आपके एप्लीकेशन पर संज्ञान लेंगे और तुरंत आदेशित करेंगे कि आप संबंधित थाने पर जाइए, और इंस्पेक्टर साहब को आदेशित करेंगे कि आप इनकी एफआईआर दर्ज करके इसमें विवेचना कीजिए। मान लीजिए हो सकता है किसी कारण बस वो भी ना करें, उनसे भी आप कारण पूछ लीजिए, वो भी अपना कारण बताएंगे। फिर आपको जाना है एसएसपी साहब के पास। हर जिला में एक एसएसपी होते हैं, आप उनके पास जाइए। और एसएसपी साहब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आप जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास जाइए तो सर्वप्रथम एक कापी आप जरिए स्पीड पोस्ट या जरिए डाक, साधारण डाक से आप उसमें भेज दीजिए। उसका आपको लाभ मिलेगा, उसका जो लाभ मिलेगा वो मैं आपको किसी अन्य वीडियो में शेयर करूँगा, उस पर मैं कोई वीडियो बनाऊँगा। फिर उसके बाद आप एक स्पीड पोस्ट कर दीजिए, साधारण मतलब रजिस्ट्री कर दीजिए, और दूसरा आप बाई हैंड आप लेके जाइए एप्लीकेशन और एसएसपी साहब को पूरी घटना बताइए। जो आपके पास एविडेंस हो, अगर आपने वीडियो बनाया तो वीडियो दिखाइए, और जो आपके पास एविडेंस हो उस एविडेंस को दिखा के अब आप बताइए कि मैं थाने पे गया,
मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने किसी प्रकार से मुझे बहुत संतुष्टिजनक कारण नहीं बताया। उसके बाद मैं सीओ साहब के पास भी गया, सीओ साहब के यहाँ से भी मुझसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं साहब आपके पास आया हूँ और आपसे यही निवेदन करता हूँ कि हमारी एफआईआर दर्ज करके इसमें कुछ उचित कार्रवाई करवाइए। कभी भी आप थाने पे जाइए तो किसी अधिवक्ता को लेके मत जाइए। घटना आपके साथ घटी है, अधिवक्ता के साथ नहीं घटी है। हर अधिकारी को ये लगता है कि अगर अधिवक्ता साथ में पैरवी करने गया है तो हर अधिकारी अपने दिमाग में ये लेता है कि जो ये बताए होंगे, वकील साहब ने जो सिखाया होगा, जो बताया होगा, उसी तरीके से याद करके वही कहानी बताने आ गए हैं। इसमें आपका नुकसान हो जाता है। अधिवक्ता जब न्यायालय में पैरवी करे तो ये लगता है वो हमारा कोर्ट है, हम वहाँ के सिपाही हैं, हमारी प्रैक्टिस वहाँ पे जायज़ मानी जाएगी, हमारी पैरवी वहाँ पे जायज़ मानी जाएगी। जब कोई अधिवक्ता कहीं थाने पे जाके किसी अधिकारी के सामने जाके अपने आप को करता है तो मेरे हिसाब से ये गलत है। और मुझे इस तरीके की पैरवी न पसंद है, न मैं किसी को कहता हूँ कि कोई अधिवक्ता किसी थाने पे जाके पैरवी करे, क्योंकि ये हमारे अधिवक्ता समाज के लिए बहुत ही वो है। हाँ, जहाँ आवश्यकता पड़े, जहाँ ये हो किसी का शोषण हो रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, तब आप मत रुकिए, तब आप किसी का इंतज़ार मत करिए और तुरंत आप उसकी मदद के लिए आप आगे आइए और उसकी पूरी मदद करिए। लेकिन कभी भी कोई अपराध हो जाने के बाद बहुत हड़बड़ाना नहीं चाहिए, बहुत डर नहीं जाना चाहिए कि अब हो गया, अब क्या होगा, फिर आके हमको मारेगा। एक बार अगर उसने मार दी, पहले तो उसने वही चीज़ आपसे बहुत बड़ी गलती की। दोबारा अगर वो कर रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का वो करिए कि आप जाके थाने को इन्फॉर्म करिए, आप जाके उनके ऊपर सिर्फ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करिए। कभी भी काउंटर रिप्लाई नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से। कोई अगर गलत कर रहा है तो हम भी गलत करना शुरू कर दें, ये सही नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ कानूनी तरीके से आप उनको दंड देने की कोशिश करिए। उनको कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं होती या उस प्रकरण की नहीं होती जिसमें जांच के दौरान इंस्पेक्टर को या विवेचक को ये लगे कि ये घटना मनगढ़ंत है, ये घटना दबाव में हमसे करवाया जा रहा है। क्योंकि राजनेता भी आज के समय में हर राजनेता भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरे के मैटर में अपना इंटरफेयर करके उनको एक न एक पक्ष से अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। पता चला कि हम इसको पनिश करवाने के चक्कर में हैं, हम इनके खिलाफ़ में एप्लीकेशन दे रहे हैं और ये घूम रहे हैं। ये भी हर व्यक्ति के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। थक जाता है आदमी, ये सोचता है कि भाई जब अगर इनका इतना बड़ा पहुंच है तो हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा अपने दिमाग में या किसी अपनी पैरवी में किसी प्रकार से होपलेस नहीं होना है। जैसे आपने हर व्यक्ति को सज़ा मिलती है, अपने हिसाब से उसको हर व्यक्ति को सज़ा मिलती है। जब कोई व्यक्ति बहुत मनोबल जिसका बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं वो ऐसी गलती कर देता है, उसका मनोबल ख़त्म हो जाता है। यही आपको अब अपने ध्यान रखना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य कलेक्ट कर सके कि हाँ, ये दिखाने के लिए कि गलत व्यक्ति के लिए भी प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। यही तो हमको आपको अधिकारियों को दिखाना है। जो हम अपने उच्च अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो यही दिखाने के लिए तो जा रहे हैं कि देख लीजिए आपके इंस्पेक्टर साहब या आपके हल्का के जो एसआई हैं वो किस तरीके से एक अभियुक्त का और मनोबल बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से वो ये चाह रहे हैं कि ये जो आज मेरे साथ जो घटना घटी कल वो किसी और के साथ घटना घटे। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास उसका एविडेंस रख सकें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपको बहुत आगे चल के किसी भी मुकदमे की पैरवी सिर्फ और सिर्फ एफआईआर लिखवा देना ही नहीं है। एफआईआर दर्ज होती है, उस प्रकार से उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन सा स्टेट में रिकॉर्ड हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोर्ट में जब चार्जशीट आने से पहले क्या हर पहलू पे जांच हुई है, हर चीज़ें साक्ष्य के रूप में आपके पास मतलब आयोग के पास संकलित कर दी गई हैं, और क्या आपकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसका आपको सिर्फ और सिर्फ आपका सहयोग आपका अधिवक्ता कर सकता है। आप अपने अधिवक्ता के साथ स्टॉप शुरू से लास्ट तक जब तक चार्जशीट कोर्ट में ना आ जाए तब तक आप पैरवी कीजिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय से निवेदन करिए अगर आपको कहीं लगता है तो, नहीं तो आप अपने आईओ से विवेचक को अपने पूरे साक्ष्य दीजिए, हर चीज़ की जानकारी बताइए।
और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छी पैरवी करवा के आप अपने मुकदमे को खूब मजबूत बनाइए। आप अपने आप को जानकार बनाइए, अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मुकदमे को सीखने का प्रयत्न करिए, जानिए, समझिए क्या पनिशमेंट है। हम आप किसी से निवेदन नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर कोई एहसान कर दो, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। ऐसा करने के लिए हर कानून आपकी मदद करेगा, पूरी जुडिशरी आपकी मदद करेगी और आप अच्छे ढंग से अपने मुकदमे को जीत पाएंगे और जो अक्यूज्ड होगा उसको सज़ा मिलेगी। और मेरा यही मानना है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जिस प्रकार से मेरी मंशा थी आपको समझाने की, उसमें मैं सफल हुआ हूँ। अगर कोई कमी होती है तो आप लोग ज़रूर उसमें मुझे बस कमेंट में आप वो कमियों को लिख के बताइए कि अभी और क्या क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डे बाय डे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से मैं कुछ न कुछ डे बाय डे अपने हर एक वीडियो में अपने परिवर्तन करूँगा और आपको अच्छी से अच्छी ला पॉइंट में या जो सच है जो कि समाज में नहीं दिखाया जाता, लोग डरते हैं उससे, उसको मैं अपने सच के सामना के यूट्यूब चैनल से आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, पूरा प्रयत्न करूँगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपस के लोगों में सब शेयर करिए और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का।